रिलेटिव एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टर्म, रिलेटिव एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स कर लो यहाँ पर। अब देखो ध्यान देना, समझना आप। देखो अगर आपको अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी को, उनकी एनर्जी को आप किस प्रकार से कंपेयर करोगे, ये में देखना है। देखो ये तो सभी को पता है ही सही कि स्टेबिलिटी और एनर्जी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है। ये सब कुछ पता है सभी को, बताने की इसको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग टर्म्स अगर आपको दे रखी है, आपको 2 मोर देन 2 टर्म्स दे रखी है, तो उनको कैसे कंपेयर करोगे कि किस टर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान देना। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टर्म, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले आप देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, आपको देखना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सब जानते हो 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है ना। जिस टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा है उस टर्म की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एनर्जी की बात करें तो भाई स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर मान लो 2 या 2 से अधिक टर्म ऐसी है, 2 और मोर देन 2 टर्म्स ऐसी है जिनकी स्टेबिलिटी बराबर है, सॉरी जिनके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर है, तो फिर आप क्या करोगे। अगर 2 और मोर देन 2 टर्म ऐसी है जिनके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर है, तो आप फिर वैल्यू ऑफ एल देखोगे। तो देखो जब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं हो तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एल रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एल इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। लेकिन आप यहाँ पर तब जाओगे जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तब आप एल की वैल्यू देखना, पहले आप यही देखोगे उसके बाद एल की वैल्यू देखी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, 2 और मोर देन 2 टर्म ऐसी है जिनके लिए एल की वैल्यू भी सेम हो, तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी को आप कैसे चेक करोगे ये देखना है। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट केस यहाँ पर बनाते हैं, समझ में आए ना। तो उसके लिए हम देखते हैं वैल्यू ऑफ जे। अब आगे क्या देखोगे, वैल्यू ऑफ जे, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ जे फॉर मोर स्टेबल टर्म, देखो मोर स्टेबल टर्म के लिए वैल्यू ऑफ जे में मैं यहाँ पर 3 केस बना सकता हूँ। देखो फॉर लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो मोर स्टेबल टर्म के लिए जे की वैल्यू होगी L-S। मोर स्टेबल टर्म के लिए जे की वैल्यू कौन सी होगी, L-S। देखो फॉर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड है तो मोर स्टेबल टर्म के लिए जे की वैल्यू एस के बराबर होगी। तो जे इक्वल यहाँ पर एस होगा। एस क्या है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर समेशन एस आई के बराबर होता है, सब कुछ बता रखा है। और यदि फॉर मोर देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पर जे इक्वल होगा L+S। समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर जब भी आप 2 और मोर देन 2 टर्म्स आपको दे रखी है, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर आपको करना है, तो आप हमेशा इस सीक्वेंस का फॉलो करना है। इसको आपको 1 बाय 1 अप्लाई करना है। सबसे पहले देखो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस टर्म की ज़्यादा है, जिस टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यदि 2 और मोर देन 2 टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर आ जाए तो आपको एल की वैल्यू देखनी है। वैल्यू ऑफ एल जिस टर्म के लिए ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यदि 2 और मोर देन 2 टर्म के लिए एल की वैल्यू भी बराबर आ जाए तो उसके बाद देखना है वैल्यू ऑफ जे वैल्यू मोर स्टेबल टर्म के लिए अगर बात करें तो अगर लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो जे की वैल्यू मोर स्टेबल टर्म के लिए आपको L-S काम में लेनी है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में जे की वैल्यू आपको एस के बराबर काम में लेनी है। और फॉर मोर देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का केस में जे की वैल्यू आपको L+S काम में लेनी है। अब इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अपन बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जैसे अपन बात करें
डी डी कन्फिग्रेशन या फिर D1 भी बोल सकते हो। देखिए इसके लिए टर्म सिंबल्स कौन कौन से है, 3G 1G है या नहीं है। अभी जे वैल्यू की बात नहीं करें, अगर जे वैल्यू की भी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 3G 1G और यहाँ पर कौन सा 3F 1F 3 और यहाँ पर P 1P 3P 1P, ठीक है ना। और नेक्स्ट ले लेते हैं 3S 1S SP D भी यहाँ पर ले लेते हैं, D ले लेते हैं साथ में 3D 1D और 3P 1P 3P 1P और यहाँ पर 3S 1S यहाँ पर होगा। ये टर्म है किसकी, DD कन्फिग्रेशन के। निकाल लेते अपन, निकाल रखिए कैसे आती है, ठीक है ना। 3G 1G 3F 1F 3D 1D 3P 1P 3S 1S। मान लो कि ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स को हमको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो अगर आप इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको देखना है। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जिन टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ध्यान देना, जिन टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो ऊपर लिखा होता है नहीं, ये 2s+1 की तो वैल्यू होती है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। देखो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। तो कहने का मतलब जिन के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 3 आ रही है, उन सब जिनके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो 3G 3F 3D 3P 3S, इनके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर है ना। तो ये तो फिक्स हो गया कि जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है उन टर्म की स्टेबिलिटी बाकी से ज़्यादा है। लेकिन इनको भी तो आपस में कंपेयर करोगे, आप यहाँ भी तो डिसाइड करोगे कि 3G की स्टेबिलिटी 3F से ज़्यादा है या नहीं है, 3D से ज़्यादा है या नहीं है, ऐसे भी तो कंपेयर करोगे। तो उसके लिए आपको वैल्यू ऑफ L काम में लेना है। तो कुल मिलाकर इन टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, तब इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे वैल्यू ऑफ L के अकॉर्डिंग। वैल्यू ऑफ L इंक्रीज होने के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ L इंक्रीज होने के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप देखो G F D P S में सबसे ज़्यादा वैल्यू L की कहाँ पर है, G के लिए। देखो S P D F G, G के लिए L की वैल्यू कितनी है, G के लिए L की वैल्यू है 5। कितनी आ रही है, 5 आ रही है। देखो S P D F G 4 0 1 2 3 4, G के लिए L की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। सबसे ज़्यादा L की वैल्यू यहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 3G। 3G से कम स्टेबल कौन सी है, 3F है, L की वैल्यू 3 है। फिर उससे भी कम स्टेबल 3D, L की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। उससे भी कम स्टेबल 3P, L की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। उससे भी कम स्टेबल 3S, L की वैल्यू यहाँ पर और कम हो जाएगी, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो L की वैल्यू और कम हो जाएगी, यहाँ पर L की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो जिनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर है उन सबको यहाँ पर ले लिया। अब क्या देखना है भाई, अब आपको देखना है, देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 वाले सारे केस हो गए ना। अब क्या देखना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 वाले केस। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। 2 और मोर देन 2 केस आ गए हैं जिनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो अब इनको आपस में जब आप स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या देखोगे, वापस L की वैल्यू देखोगे। L की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उसी की ज़्यादा होगी। तो देखो ध्यान देना, 1G 1F 1D 1P 1S में सबसे ज़्यादा L की वैल्यू किसके लिए है, 1G के लिए है। तो यहाँ पर काम में लो आप 1G, उसके बाद 1F, उसके बाद 1D, उसके बाद 1P, उसके बाद 1S, यहाँ पर आप काम में लो। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट अब इसमें नहीं होगा, सबके ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कैसे आपको डिसाइड करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, कैसे डिसाइड करना है टर्म्स का, वो सबको जब क्लियर हो गया होगा उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू देखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सब में ज़्यादा है, 3 3 3, यहाँ पर 1 1 1। तो इसका मतलब है 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी वालों के अपेक्षा 3 वालों की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन
3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले इतने केस है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो बराबर होगी। अब देखोगे आप वैल्यू ऑफ एल, तो एल की वैल्यू जी के लिए ज़्यादा है 4 है, इसके लिए 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही आया। फिर इसी तरह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 वाले केस को भी आपको जब अरेंज करना है तो यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ एल आपने देखी है, तो इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अभी हमने जे की वैल्यू को काम में नहीं लिया, अगर जे की वैल्यू भी आपको दे रखी होती तो आप कैसे अरेंज करते हैं उसके लिए तरीका बता दिया कि आप लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से देखोगे तो एल माइनस एस, जे इक्वल एल माइनस एस काम में लेना है। मोर देन हाफ फील्ड के लिए जे इक्वल एल प्लस एस काम में लेना है, और हाफ फील्ड की अगर बात करें तो जे इक्वल आपको एस के बराबर काम में लेना है, उसके बेसिस पर आप अरेंज कर सकते हो। ये जो ऑर्डर है वो किसका, स्टेबिलिटी का है ना। अगर आपको मान लो यहाँ पर ऑर्डर निकालना हो किसका, एनर्जी का, तो ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस ऑर्डर का आप रिवर्स कर दो, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, 1s 1p, उसके बाद 1d 1a 1g 1g, फिर 3s हो गया ना, फिर उसके बाद 3p, फिर 3d, उसके बाद होगा 3a, उसके बाद होगा 3g। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो लेस सबसे कम एनर्जी वाला होगा, और जो सबसे कम स्टेबल है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो एनर्जी का ऑर्डर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है तो उसका आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तरीका आपको बता दिया कि आप कैसे टर्म को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करोगे, एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करोगे। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलो करो इसको कंप्लीट नोट।